Hello my dear student, myself Amit Pandey and I welcome you all in this online class. So today we are going to start the question based on the derivation of any equation. Means suppose if any equation is given or any physical quantity is given, and if that physical quantity is depend on some other physical quantity, then how we can derive the relation for that physical quantity. Okay, so see, and this all concept is based on the concept of dimensional analysis. So I hope you have understand how to find the dimensional analysis of any physical quantity. So if you are having any doubt to find the dimensional analysis of any physical quantity, so just go in the previous lesson so that you will understand this lecture very effectively. ठीक है, सबसे पहले आप डायमेंशन कैसे निकालते हैं वो सीखें, क्योंकि ये जो आज का जो पूरा लेक्चर है इट इज़ कम्प्लीटली ए न्यूमेरिकल लेक्चर. तो यहाँ पर आपको डायमेंशंस निकालना बहुत अच्छे तरह से आनी चाहिए. सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन. देखो पहले क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें एनर्जी की फॉर्मूला डिराइव करनी है एंड दैट इज डिपेंड अपॉन द मास, देन एम्पलीट्यूड एंड देन वेलोसिटी. ठीक है, तो देखो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आपको डेरिवेशन किसके लिए करनी है और जिसके लिए भी डेरिवेशन करनी है वो क्वांटिटी और कौन कौन से क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है. तो एक बार मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ. एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, मीन्स किसी पार्टिकल की एनर्जी है जो कि एक सिंपल हार्मोनिक मोशन शो कर रहा है, एंड दैट इज डिपेंड अपॉन मास, मीन्स उसकी जो एनर्जी है वो मास पे डिपेंड कर रही है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रही है एंड एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है. देन डिराइव द इक्वेशन फॉर एनर्जी. देखो बोल दिया यहाँ पे हमें इक्वेशन फॉर एनर्जी डिराइव करनी है बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन, मीन्स जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उसकी बेसिस पे हमें रिलेशन फाइंड आउट करनी है. तो देखो सबसे पहले समझो कि अगर जो भी क्वेश्चंस में आपको डिपेंडेंसी दी हुई है, फर्स्ट वी हैव टू टेक डायरेक्ट प्रपोर्शन टू ईच एंड एवरी फिजिकल क्वांटिटी. तो देखो हमने यहाँ पे क्या करा है, एनर्जी को मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले लिया है. दिख रहा है यहाँ पे E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. नेक्स्ट इज, अब जैसे मान लीजिए कि मास के प्रोपोर्शन है तो कई बार m स्क्वायर भी हो सकता है, m क्यूब भी हो सकती है. सो फॉर दैट पर्पस हमने m की पावर x ले ली है. ठीक है, देन नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, जो एनर्जी है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है. सो E इज प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A क्या है यहाँ पे, A इज द एम्पलीट्यूड. अब जैसे मान लो कि हमारे पास यहाँ पर एक ऐसा ग्राफ है, सपोज एक मैंने x और y के बीच में ग्राफ बनाया है और x इज द टाइम एंड y इज द एम्पलीट्यूड. तो ये जो दिख रहा है आपको, दैट डिस्टेंस इज व्हाट, डिस्टेंस इज द एम्पलीट्यूड. सो हाईएस्ट पीक को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं एंड इट विल बी रिप्रेजेंटेड इन लेंथ. ठीक है, तो यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड की जो ऐसा यूनिट होगी वो लेंथ होगी और मीटर होगी. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, तो हमने यहाँ पे E टू द प्रोपोर्शनल टू AY ले लिया हमने. एंड देन थर्ड पैरामीटर क्या है जिस पे एनर्जी डिपेंड कर रही है, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी. ठीक है, तो यहाँ पे जो ओमेगा दिख रहा है आपको, दैट ओमेगा, ये ओमेगा है, इट इज नॉट W, इट इज ओमेगा. सो ओमेगा इज व्हाट, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी एंड इट इज इक्वल्स टू 2 पाई f. ठीक है, ओमेगा जो है वो 2 पाई f के इक्वल होती है. क्लास 9 में पढ़ रखा है सबने, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई f, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी, वेयर f इज इक्वल्स टू व्हाट, f इज इक्वल्स टू 1 अपॉन t. ठीक है, सबने पढ़ा हुआ है. f जो होता है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है और ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई f. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने सारे फिजिकल क्वांटिटी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले लिया, मास के, एम्पलीट्यूड का और एंगुलर वेलोसिटी के. सो आफ्टर सीइंग इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 वी कैन राइट हियर E इज इक्वल्स टू K, दैट इज कांस्टेंट हियर, M, A एंड Y, M इंटू A इंटू ओमेगा, पावर विथ X, Y एंड Z. ठीक है, तो ये जो प्रोपोर्शन का साइन हमने यहाँ से रिमूव करी है, सो हमने यहाँ पर कांस्टेंट K लगा दिया है. देन नेक्स्ट टास्क इज व्हाट, नेक्स्ट टास्क इज टू फाइंड द डायमेंशन ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड देन डायमेंशन ऑन राइट हैंड साइड. सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इट इज एनर्जी. देखो लेफ्ट हैंड साइड में एनर्जी है, तो मैंने आपको लास्ट वाले जो लेक्चर है वहाँ पे एनर्जी की डायमेंशंस निकालना बताया हुआ है. दो तरीके से बताया है मैंने. एक तो एनर्जी को मैंने वर्क के इक्विवेलेंट करके फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूला से बताया है, और दूसरा मैंने पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला दैट इज mgh से भी बताया है ना, mgh
इंटू एच। तो इसके हेल्प से भी आप एनर्जी की फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के हेल्प से भी आप एनर्जी की डायमेंशन निकाल सकते हो। तो देखो यहाँ पे मास के लिए क्या हो गया, मास के लिए m हो गया, सो मास के लिए m लिख दो। और g इज व्हाट, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो मीटर के लिए क्या आ गई, मीटर के लिए लेंथ आ गई, और सेकेंड स्क्वायर मीन्स टाइम का स्क्वायर, सो टी स्क्वायर, ठीक है। और हाइट क्या है, हाइट के लिए l, तो क्या होगी देखो ml स्क्वायर t माइनस 2। सो द डायमेंशन ऑफ एनर्जी इज ml स्क्वायर t माइनस 2। Now next is what, next is to find the dimension on that right hand side। तो लेफ्ट हैंड साइड में निकाल लिया हमने ml स्क्वायर t माइनस 2, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में आ गए। Now what is on the right hand side, देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड में m है, m is the mass, so मास के लिए कैपिटल M, ठीक है। एंड देन a is what, a is एम्पलीट्यूड, मैंने बताया आपको हाइट होती है एम्पलीट्यूड। तो हाइट को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, हाइट को हम लेंथ में रिप्रेजेंट करते हैं। सो a is डायमेंशन इज l। देन ओमेगा दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ। ओमेगा की जो फॉर्मूला होती है वो होती है 2 पाई एंड एफ। तो देखो 2 पाई तो कांस्टेंट है यहाँ पे, सो नो नीड टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ दिस कांस्टेंट। एंड एफ इज व्हाट, एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला आपको आनी चाहिए। तो 1 अपॉन टाइम पीरियड मतलब क्या होगी, टी की पावर माइनस 1। सो द डायमेंशन ऑफ ओमेगा इज टी टू द पावर माइनस 1। आई होप आपको समझ में आ रही होगी कि ओमेगा का जो हमने डायमेंशन निकाला है टी की पावर माइनस 1 कैसे निकाला है। ओमेगा जो है वो 2 पाई एफ होती है, और 2 पाई कांस्टेंट है, तो एफ बचा, तो एफ इज व्हाट, एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी। सो रेसिप्रोकल ऑफ टी इज व्हाट, टी इनवर्स। सो हमने यहाँ पे सारे डायमेंशंस निकाल लिए हैं। देन नेक्स्ट टास्क इज टू इक्वेट द डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो देखो सी एनर्जी का डायमेंशन हमने यहाँ पर इक्वेट कर दिया। एंड देन मास के लिए देखो m की पावर x, हमने x y z पहले एजप्शन ले रखा है। देन नेक्स्ट इज l एम्पलीट्यूड के लिए, एंड देन एंगुलर वेलोसिटी के लिए t माइनस 1, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो यहाँ पे हमें अब ब्रैकेट को ओपन करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगी, m l स्क्वायर t माइनस 2, एंड राइट हैंड साइड में देखो m की पावर x, देन l इंटू वाई, एल वाई, एंड t टू द पावर माइनस z, ठीक है। नाउ देन नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, नेक्स्ट स्टेप इज कंपेयरिंग ईच एंड एवरी क्वांटिटी। मीन्स m को m से कंपेयर करेंगे, l को l से कंपेयर करेंगे, और t को t से कंपेयर करेंगे लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में। तो देखो लेफ्ट साइड में m की पावर कितनी है, 1 है, देखो यहाँ पे m की पावर 1, और यहाँ पर क्या है लेफ्ट साइड में m की पावर x है। सो कैन वी राइट x इक्वल्स टू 1, सो x इक्वल्स टू 1 आ गई, ठीक है। देखो बेस और बेस अगर सेम हो तो एक्सपोनेंट हम सेम कर सकते हैं, है ना। सो मास का तो हो गया। देन नेक्स्ट कंपेयर L एंड L। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में L की पावर कितनी है, 2 है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे L की पावर 2। एंड ऑन राइट हैंड साइड व्हाट इज द पावर, L टू द पावर y। देखो मैंने L की पावर y लिख दी है। सो बेस एंड बेस इज सेम, सो y क्या आ गई, y इज इक्वल्स टू 2 आ गई हमारे पास। तो x का वैल्यू भी मिल गया हमें, और y का वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट इज t टू द पावर माइनस 2। देखो मिलाओ यहाँ पे, देखो ये रहा t के लिए, तो t इज व्हाट, t की पावर माइनस 2 लेफ्ट हैंड साइड में, ये रहा, एंड राइट हैंड साइड में t की पावर माइनस z। तो t एंड t इज कॉमन हियर, बेस सेम है यहाँ पे, सो माइनस 2 एंड माइनस z इज व्हाट, z की पावर z इक्वल्स टू 2। तो हमने x भी निकाल लिया, हमने y भी निकाल लिया, और हमने z भी फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। देन व्हाट इज द नेक्स्ट टास्क, द नेक्स्ट टास्क इज टू पुट द वैल्यू। तो जो हमने यहाँ पे एजप्शन लिया था यहाँ पे देखो E is equals to k m पावर x a पावर y एंड ओमेगा पावर z। तो यहाँ पे हमें x के लिए, y के लिए और z के लिए वैल्यू पुट कर देंगे। देन वी विल फाइंड द इक्वेशन फॉर एनर्जी, ठीक है। देखो सी हियर, सो व्हाट इज द डिराइव्ड फॉर्मूला, E is equals to k m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सो दिस इज द रिजल्टिंग इक्वेशन फॉर एनर्जी। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी कि कैसे हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे व्हेन इट इज डिपेंडेंट ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ आप अपने हिसाब से भी, जैसे मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि हमें फोर्स के लिए कोई एक्सप्रेशन फाइंड आउट करनी है,
और वो फोर्स टाइम पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है, तो आप सेम प्रोसीजर से उसके लिए इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे टेंशन नहीं लेना। अगर मान लो कि कुछ ऐसा होता है कि फोर्स टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो टी की पावर 0 आ जाएगी, आपको टेंशन। जैसे मान लो कि इस वाले क्वेश्चन में मास पे डिपेंडेंसी नहीं थी एनर्जी, सपोज कि एनर्जी जो है वो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा था, सपोज, वैसे तो कर रहा है बट मान लो एक बार कि एनर्जी जो है वो मास पे डिपेंड नहीं करता, तो फिर यहाँ पे जो 1 आया ना आपका, यहाँ पे 0 आ जाती, तो एनीथिंग हैविंग पावर 0 इज व्हाट, 1। तो यहाँ पे हमें समझ में आती कि एनर्जी इज नॉट डिपेंड ऑन मास, तो आपको उसके लिए टेंशन नहीं लेनी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम देखते हैं। सो जस्ट ट्राई बाय योरसेल्फ, वीडियो को पॉज कर लीजिए और एक बार खुद से ट्राई करें इस क्वेश्चन को विद द सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको दी है। ओके, सो जस्ट ट्राई बाय योरसेल्फ। नाउ सी व्हाट इज द गिवन द क्वेश्चन। फाइंड एक्सप्रेशन फॉर फोर्स, हमें फोर्स के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करनी है। ऑन द फॉलोइंग स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ऑफ रेडियस r in the fluid of viscosity coefficient eta with speed v. So what is the information given in the question? सबसे पहली बात यह है कि इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या गिवन है। कई बार बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि हमें डिराइव किसके लिए करनी है, फोर्स के लिए करनी है कि स्पीड के लिए करनी है, विस्कोसिटी कोफिशिएंट के लिए करनी है कि रेडियस के लिए करनी है। तो देखो डायरेक्टली लिख रखा है यहाँ पे कि फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स, तो फोर्स के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट कीजिए जिसमें कि वो फोर्स जो है वो एक रेडियस पे डिपेंड कर रही है फ्लूइड के, उसके विस्कोसिटी कोफिशिएंट कोई कांस्टेंट वैल्यू है, अभी पढ़ोगे आगे क्लास के अंदर, तो उसके ऊपर डिपेंड कर रही है, इसको ईटा कहते हैं, विथ स्पीड v। तो यहां पर जो फोर्स है, दैट फोर्स इज डिपेंड ऑन 3 फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज रेडियस, सेकेंड वन इज विस्कोसिटी कोफिशिएंट एंड थर्ड वन इज स्पीड। ठीक है, सो अगेन वी हैव टू टेक दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, then viscosity coefficient and that speed with power x, y and z। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट, सेम स्टेप रहेंगे, बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको फॉर्मूला कितना लर्न है। ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी आ गई जिसकी ना तो आपको ऐसा यूनिट पता है और ना ही आपको उसके लिए उसकी फॉर्मूला याद है, तो नहीं कर पाओगे। सो बेटर टू लर्न फॉर्मूला, जितना फॉर्मूला आप याद करोगे उतनी आपके लिए चीजें इजी होंगी और ये चैप्टर बहुत इजी हो पाएगा। तो देखो मैंने सेम काम किया, फोर्स को मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया रेडियस के विथ पावर x, देन नेक्स्ट में हमने फोर्स को ईटा के प्रोपोर्शनल कर दिया विथ पावर y, और थर्ड में फोर्स को हमने वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल कर दिया विथ पावर z। तो देखो सबको अभी तक तो फोर्स के डायमेंशन याद हो ही गया होगा, मैंने स्टार्टिंग से वो कहता आ रहा हूँ कि बेटा फोर्स के लिए डायमेंशन याद कर लो, दैट इज mlt-2। आने वाले एक्सरसाइज के अंदर, चैप्टर के अंदर फोर्स ही आने वाला है जब हम काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे, तो पूरी काइनेमेटिक्स की जो सीरीज होगी उसमें फोर्स, वर्क, फोर्स यही निकालनी है हमें। सो द डायमेंशन ऑफ फोर्स इज mlt-2, जो कि लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन है, निकल के आ गया हमारे पास। नाउ व्हाट इज डायमेंशन ऑफ रेडियस, रेडियस किस में रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ में करते हैं, तो इसके लिए एल आ गई। देन ईटा, ईटा आपने अभी तक नहीं सुना हुआ है, तो देखो मैं एक और चीज आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि आपको बाद में पढ़ोगे आप, है ना। अब ये जो फिजिकल को, ये भी जो चैप्टर है डायमेंशनल एनालिसिस, ये सारे चैप्टर के अंदर से फॉर्मूला उठा के आया हुआ है। ऐसे डायमेंशनल एनालिसिस के लिए कुछ स्पेशल फॉर्मूला नहीं यूज में ले रहे कि भाई ये रहा 10 फॉर्मूला जो कि डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर ही पूछनी है। डायमेंशनल एनालिसिस जो है क्लास 11th के कोई भी चैप्टर के कोई भी टॉपिक के अंदर से फॉर्मूला उठा के पूछ सकता है, 12th के अंदर से पूछ सकता है, 10th के अंदर से पूछ सकता है, 9th के अंदर से पूछ सकता है। तो बेटर है कि आप जितने फॉर्मूला मीन्स आपने फिजिक्स के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट देखा है, जितने भी आपने टॉपिक पढ़ी हुई है, वो सब टॉपिक के आपको फॉर्मूला विथ ऐसा यूनिट याद होनी चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे जो हैं जो IIT नीट के लिए जो फाइट करने जाते हैं वो 500, 600, 1000 फॉर्मूला याद करके जाते हैं। अदर देन दिस सिलेबस गिवन इन द एग्जाम, वो डायरेक्टली डायमेंशन लर्न कर लेते हैं। हम यहाँ पे डायमेंशन निकाल रहे हैं, वो डायमेंशन लर्न कर लेते हैं बच्चे। तो हमें डायमेंशन ऐसे प्रैक्टिस करनी है। देखो लर्न करने का मतलब ये नहीं कि बैठ कर रट्टा मारो, जैसे जैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे वो चीज़ें याद होती जाएंगी आपको, उसके लिए टेंशन नहीं लेना। बट ये है कि आप कोशिश करो कि जो आपने फिजिकल क्वांटिटी को एक बार यूज में ले लिया है, नेक्स्ट टाइम उसके लिए आप प्रिपेयर रहो कि हमें डायमेंशन एटलीस्ट उसके लिए नहीं निकालनी। तो नोट करते जाओ, जैसे आपको आज एक नई क्वांटिटी मिल गई ईटा, तो ईटा को नोट कर लो, उसकी डायमेंशन क्या है ml-1 t-1, और उसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो kg पर मीटर इंटू सेकेंड होती है। पढ़ोगे अभी आगे, ये पढ़ोगे, टेंशन नहीं लेनी कहाँ पढ़ोगे। अभी जब विस्कोसिटी पढ़ोगे, लिक्विड के लिए पढ़ोगे, तो उसके अंदर आपको मिलेगा ये टर्म। सो
द एसआई यूनिट ऑफ नीटा इज केजी पर मीटर इंटू सेकेंड। तो केजी के लिए m, मीटर के लिए लेंथ और सेकेंड के लिए t, सो इट इज m l माइनस 1 t माइनस 1 आ गई। ठीक है, देन व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ दिस वेलोसिटी? सो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट के लिए लेंथ एंड टाइम के लिए t, सो l t माइनस 1 आ गई डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो हमने सारे जो क्वांटिटी थी वो सबके लिए डायमेंशन निकाल लिया। अब नेक्स्ट क्या करना है हमें? बस हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मीन्स पुट करनी है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में। तो देखो यहाँ पे फोर्स के लिए एम एल टी माइनस 2, देन रेडियस के लिए एल की पावर एक्स, देन ईटा के लिए एम एल माइनस 1 टी माइनस 1 टू द पावर वाई, एंड वेलोसिटी के लिए एल टी माइनस 1 टू द पावर जेड। थोड़ा सा यहाँ पर जो इसके सिंप्लीफिकेशंस हैं, जो इसका सॉल्यूशन है, थोड़ा सा टिपिकल है, मतलब कुछ ऐसा भी खतरनाक टिपिकल नहीं है। अभी तक जितना हमने सॉल्व किया वहाँ पर ऐसी चीज़ें नहीं आई हैं, तो थोड़ा नया होगा आपके लिए। देखो यहाँ पे फोर्स के लिए तो एम एल टी माइनस 2 लिख दिया हमने। अभी यहाँ पे ऐसे जब आपके पास टर्म्स आएंगे तो उसमें आपको ये देखना है सबसे पहले कि हमारे पास एल कहाँ कहाँ पर। देखो एक तो अभी एल के लिए बात कर रहा हूँ मैं, ये इस काम आपको एम के लिए भी करनी है और ये काम आपको टी के लिए भी करनी है। देखो एल यहाँ पर है, एल यहाँ भी है और एल यहाँ भी है। ठीक है, जितने सारे एल होंगे सबको देख लो, एक बार मार्क कर लो। तो यहाँ पर एल की पावर एक्स आ गई, यहाँ पर एल की पावर माइनस वाई आ गई और यहाँ पर एल की पावर जेड आ गई। देखो यहाँ पे एल की पावर कितनी है? एक्स है यार, और यहाँ पे एल की पावर कितनी है? वाई है, और यहाँ पे एल की पावर कितनी है? जेड है। तो देखो बेस सेम है तो पावर क्या होंगे? ऐड होंगे। तो एल की पावर कितनी आ गई? एक्स माइनस वाई प्लस जेड। समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको। ठीक है ना, सेम काम एम के लिए करो। देखो यहाँ पे कितने एम है? यहाँ पे एक ही एम है, तो कोई टेंशन नहीं है। एम की पावर वाई आ गई यहाँ पे, देखो एम की पावर वाई, ये एल हो गया, देन ये एम भी हो गया। अब नेक्स्ट हमें टी देखना है। देखो टी कहाँ कहाँ पर है? एक तो ये रहा टी, ठीक है, डबल मार्क कर रहा हूं मैं, और एक यहाँ भी टी है, 2 बार टी है यहाँ पे। देखो तो यहाँ पे टी की पावर कितनी है? माइनस वाई, एंड यहाँ पर टी की पावर माइनस जेड। तो क्या आ गई? टी की पावर माइनस वाई माइनस जेड। बस ये काम थोड़ा सा आपको ध्यान देके करनी है। अगर एक भी साइन में प्रॉब्लम आई या फिर कोई भी कोफिशिएंट छूट गया तो आपकी एक्स वाई जेड की वैल्यू अलग आ जाएगी, तो पूरी फॉर्मूला आपके रॉन्ग हो जाएंगे। फाइन, सो द नेक्स्ट टास्क इज टू कंपेयरिंग द ईच एंड एवरी क्वांटिटी फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। देखो एम एम कंपेयर करो पहले। तो एक तो ये रही एम और एक ये रही एम। तो यहाँ पे m की पावर कितनी है? 1 है, और यहाँ पे m की पावर कितनी है? y है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? देखो ये रहा सॉल्यूशन इसका। सो y इज व्हाट? y इज 1। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या करना है हमें? वी हैव टू कंपेयर l। तो l को कंपेयर करो, ये रहा l और ये रहा l। सो द बेस इज सेम, सो कैन वी राइट x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1। सो अभी देखो y का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है, तो y की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। तो y की वैल्यू मैंने -1 पुट कर दिया। सो x प्लस जेड कितनी आ गई? 2 आ गई। अभी हुआ नहीं है, अभी इसको हम सॉल्व करेंगे, थर्ड इक्वेशन बना के हमें वहाँ पे z मिल जाएगा, तो फिर हम यहाँ पे z की वैल्यू पुट करेंगे। अभी होल्ड करो इसे, बस इसको अभी ऐसे ही रखो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज t। तो देखो यहाँ पे t की पावर -2 है और यहाँ पे t की पावर -y माइनस जेड है। तो क्या हो जाएगा? -2 इज इक्वल्स टू -y माइनस जेड। अभी y की वैल्यू 1 पुट कर दो यहाँ पे। सो z कितनी आ गई? z इक्वल्स टू 1 मिल गई। अब ये z यहाँ पर पुट कर दो, जैसे मैंने आपको कहा था अभी। तो जब मैंने यहाँ पे z की वैल्यू 1 पुट कर दी, x कितनी आ गई? x 1 आ गई। आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। ऐसा कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बस इस पर थोड़ा कंसंट्रेट करना है, ध्यान देकर चलनी है चीज़ों को। सो नेक्स्ट टास्क इज टू पुट द वैल्यू ऑफ x, y एंड z इन द इक्वेशन दैट वी हैव अज्यूम्ड प्रीवियसली। तो फाइनली हमें f का क्या मिल गया इक्वेशन? f इक्वल्स टू k r ईटा इंटू v। सबकी पावर कितनी है? 1 1 1 है। और इस इक्वेशंस को हम बोलते हैं स्ट्रोक थ्योरम। अभी पढ़ोगे आगे व्हाट इज स्ट्रोक थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। ठीक है, नाउ सो आई होप दिस इज द कॉन्सेप्ट फॉर द डेरिवेशन ऑफ एनी इक्वेशन, एंड ये आपको समझ में आ गई होगी। और फिर भी अगर कहीं कंफ्यूजन है समझने में तो जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको खुद के लिए दे रहा हूँ कि आप इसको सॉल्व करें खुद से, और इसके जो भी रिजल्ट, जो भी आंसर्स आ रहे हैं, प्लीज कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। अगर पूरी फॉर्मूला नहीं लिख पाओगे तो एटलीस्ट राइट द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। अगर आपने x, y, z एजप्शन ले रखा है पावर, तो x की, y की और z की वैल्यू लिख के मुझे कमेंट कर दीजिए, या फिर अगर जो भी ले रहे हो, या फिर कंप्लीट फॉर्मूला जो आ रहा है इसका वो मुझे कमेंट कर दीजिए। चलिए मैं एक बार क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या करना है इसके अंदर। टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन लेंथ। हमें एक टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला डिराइव करनी है, और वो टाइम पीरियड एक तो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा वो एक्सीलरेशन पे डिपेंड कर रहा है, एंड थर्ड वन इज
मास पे डिपेंड कर रहा है। तो देखो सबको पता है अभी तक, इसमें कुछ भी नया नहीं है आपके लिए, ऐसा ईटा वाला कोई टर्म नहीं है यहाँ पे। टाइम पीरियड हमें डिपेंड कर, हमें टाइम पीरियड डिराइव करनी है इसकी फॉर्मूला, और वो टाइम पीरियड एक लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। तो टाइम पीरियड के लिए सबको पता है डायमेंशन क्या होती है, लेंथ का भी सबको पता है क्या होता है। देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी, सबको पता है। अगर एक्सेलरेशन तो क्या हो जाएगी, स्मॉल जी हो या कुछ भी हो भाई, अगर एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। देन मास ऑफ बॉब, बॉब क्या होता है, अगर ये मान लीजिए पेंडुलम है तो ये जो गोल सा होता है दैट इज बॉब, जो कि एक बार इधर स्विंग करती है और एक बार इधर स्विंग करती है। 9th में पढ़ रखा होगा यार आपने। तो 9th की जो सारी जो चीज़ें हैं ना, एक बार अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है तो एक बार उसको रिवाइज कर लो एक बार, 9th की सारी चीज़ें, एटलीस्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो पूरी जो 9th की कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर उठ के आने वाला है, काइनेमेटिक्स पूरी 9th की सारी चीज़ें, तो एक बार उसको रिवाइज कर लो, बेटर रहेगा। तो हमें डिराइव क्या करना है, डिराइव द रिलेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम। तो हमें टी के लिए फॉर्मूला डिराइव करनी है विच इज डिपेंड अपॉन लेंथ, एक्सेलरेशन एंड मास। तो प्लीज इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, और आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आपको जो भी आपके जो डेरिवेशंस आ रहे हैं, डिराइव इक्वेशंस आ रहे हैं, उसे हमें कमेंट करें कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सो बस आज के लिए इतना ही, एंड इन नेक्स्ट वीडियो we will just continue the same chapter, dimensional analysis, with a different concept. So till then, student, thank you and have a nice day.